नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते जीवन जहां एक तरफ बिल्कुल स्थिर बना हुआ है, ऐसे में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग एवं मार्गदर्शन में एवं संस्कृति विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है रंग समागम। इसमें हम वेबिनार के जरिए जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपनी कला साधना के बल पर अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम बनाया है, एक नए मानक स्थापित किए हैं। उसी कड़ी में आज हम रूबरू होंगे देश के जाने माने रंग प्रशिक्षक, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक और एनएसडी के 70 कैंप्स में अपने प्रकाश से उसको आलोकित करने वाले भारतीय रंगमंच के नट सम्राट श्री आलोक चटर्जी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। सर, आशा करते हैं इस कोरोना काल में आप जहां भी हैं बिल्कुल स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जी बिल्कुल। सर, आपकी जीवन यात्रा बहुत ही रोचक रही है, तो हम शुरू से जानना चाहेंगे, प्रारंभ से लेकर अब तक, और बीच में आपका रंगमंच के प्रति रुझान कैसे हुआ। तो सर, आप विस्तार से बताइए। एक छोटे शहर के कस्बे के रंगकर्मी की जो कहानी होती है, वही कहानी मेरी है। मेरी माँ स्वर्गीय चित्रा चटर्जी देहरादून में रहती थी और उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बेटे से रविंद्र संगीत सीखा था और 14 वर्ष की आयु में वे संगीत विशारद हो गई थी। मेरे पिता स्वर्गीय निशीथ कुमार चटर्जी ग्वालियर में पैदा हुए और वो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके कुछ वर्ष सीनियर थे कॉलेज में, जिस कॉलेज में मेरे पिताजी पढ़ते थे। मेरे पिताजी के अंदर अंग्रेजी के नाटकों को भारतीय रंगमंच में खेलने का एक शौक था। तो वो बताते थे कि जब वो 10वीं 11वीं में पढ़ते थे तो शेक्सपियर के नाटक अंग्रेजी में लेकर शिवपुरी, दतिया, मुरैना में अपने स्कूल के दोस्तों के साथ जाते थे। पर छोटी उम्र में उनके माता पिता का, यानी मेरे दादा दादी का निधन हो गया, तो उन्हें अपनी शिक्षा की अंतिम परीक्षा भी नहीं दे पाए, बीए फाइनल की। और क्योंकि उनके पास 2 रुपए नहीं थे परीक्षा देने के लिए उस समय, गरीबी की वजह से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल टाइम था और वो आखिरी भर्ती थी रेलवे गार्ड्स की। मेरे पिताजी ने अप्लाई किया और वे सेलेक्टेड हुए। वो बहुत ईमानदार रेलवे गार्ड थे क्योंकि वो एक भावुक मन के आदमी थे, कलाकार, और माँ तो कलाकार थी। मेरे पिताजी से मुझे आदर्शवाद और ईमानदारी का एक पाठ मिला, घुट्टी मिली, जब मैंने देखा कि मेरे पिताजी घर में करप्शन का कुछ भी सामान या पैसा नहीं लाते, क्योंकि वो बड़े ईमानदार थे और इसके लिए उनको 2 बार राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था। एक बार स्वर्गीय राष्ट्रपति वीवी गिरी के समय, दूसरा स्वर्गीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के समय। उन्होंने ट्रेन को लूटने से बचाया था डकैतों से। हाँ, तो वो बड़े अलग इंसान थे और लिबर्टी देते थे। तो माँ के साथ बचपन में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के गाने गाता था, क्योंकि वो सुबह और शाम रविन्द्र संगीत गाती थी। और घर में एक रेलवे क्वार्टर में एस्बेस्टस की छत वाला 2 कमरे का कमरा था और एक पुराना सा लकड़ी का स्टूल था और उस पे बजाते बजाते मैं माँ के गाने सुनता था। बेताला ही बजाता था, पर माँ के गाने वहां से सुने और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के गाने मुझे कंठस्थ हुए। और 5 वर्ष की आयु में माँ ने दुर्गा पूजा के पंडाल में दमोह में, जहां मैं पैदा हुआ, 1961 11 जनवरी बुधवार रात को 11:50 पर वहां मंच पर भेज दिया कि जाओ कविता का पाठ करो। तो 5 वर्ष की उम्र में मंच पर आ गए। उसके बाद 6 साल, 7 साल, 8 साल मैं स्कूल के नाटकों में भाग लेता रहा, मिशन स्कूल। वहां 8वीं तक पढ़ा और हर वर्ष नाटक करता था। फिर पिताजी का ट्रांसफर जबलपुर और वो जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ आया कि मैं सेंट थॉमस जैसे एक एलिट कॉन्वेंटियन स्कूल में दाखिला मेरा हुआ और मैं एक ठेठ बुंदेलखंडी क्षेत्र से आया था और बंगला घर में बोलता था और बाहर कितने जा रहे होते जा रहे, कहा भैया सफर खोल लो, वो वाली हिंदी थी मेरी। और
शेक्सपियर को मैं उतना ही जानता था जितना शेक्सपियर मुझे जानते थे, मतलब अंग्रेजी की में 0/0। जी। तो सीधा दाखिला सेंट थॉमस में, और वहां फादर ने, जो हॉलैंड के थे, उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा आलोक चैटर्जी। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज निशित कुमार चैटर्जी। वेयर डू यू स्टे? बस घटी अटक गई, नहीं समझ में आया। कालीचरण फिल्म के शत्रुघ्न सिन्हा की तरह, नो, यस यस, नो, बस इसी में फंस गए। तब आग्रह हुआ कि अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो पिताजी ने अंग्रेजी अखबार और कहा कि चंदा मामा, नंदन पराग, ये सब अंग्रेजी में पढ़ा करो। जी। उससे सरल अंग्रेजी का थोड़ा पाठ शुरू हुआ। और हमारे यहाँ एक टीचर थे, डॉक्टर महावीर सर, जो एक टॉकीज थी, महावीर टॉकीज जबलपुर में, उसके मैनेजर भी थे वो। तो हम लोग वहां पर इंटरवल के बाद फ्री में फिल्म देखने जाते थे, और बदले में वो अपने नाटकों में हमें रोल देते थे, जिसको हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को करते थे। तो जबलपुर में जब ग्रेजुएशन स्कूलिंग खत्म हुई, तो प्रश्न आया कि हम दो भाई हैं, गौतम चटर्जी और आलोक चटर्जी। तो बड़े भाई इंजीनियर हैं, एयरफोर्स में एयर कमोडोर हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो छोटे भाई को डॉक्टर होना चाहिए, जैसा हर मध्यवर्गीय परिवार सोचता है। पर मेरा परिवार भी अलग था, मैं भी अलग था। मैंने कहा पिताजी से, बाबू बाबू बोलता था, बाबू मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा तो सफेद कोट चश्मा लग जाएगा, विल्स की पिप्पी आ जाएगी हाथ में, डॉक्टर साहब कहलाऊंगा, नाटक नहीं कर पाऊंगा, इतनी मोटी मोटी किताब। तो बोले कि तो क्या करोगे? मतलब बीएससी कर लेते हैं, 2-2.5 महीने पढ़ के पास हो जाएंगे, नाटक भी कर लेंगे। तो बोले फेल हुए तो घर से निकाल दूंगा। मैंने कहा नहीं। बोले सप्लीमेंट्री नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा नहीं आए। बोले जा कर लो बीएससी। तो बहुत उदार एक निर्णय अभिभावक की तरफ से उस समय उन्होंने मुझे दिया। और जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो फर्स्ट ईयर में हमने नाटक किया, और हमारे सीनियर थे जबलपुर के अरुण पांडे साहब, तो वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थे उस समय उनकी वजह से हमारा परिचय हरिशंकर परसाई जी, ज्ञान रंजन जी, इन लोगों से हुआ। और विवेचना संस्था में मैं गया, जहां अलख नंदन साहब नाटक के डायरेक्टर थे। तो वहां छुटपुट मैंने एक तारीख की आंख, दरिंदे और कुछ नाटकों में रोल किए। आखिरी नाटक जो वहां महत्वपूर्ण था मेरा, अखाड़े के बाहर से, जो फजल ताबिश साहब भोपाल के थे, उन्होंने लिखा था। उर्दू अकादमी के वो सेक्रेटरी भी थे उस समय। वो नाटक लेके मैं भोपाल, विदिशा और ग्वालियर भी गया। और तब पहली बार मैंने देखा झांसी रोड पर एलबीटी, प्रभात, दाग, गुलदी, एलबीटी का पूरा परिवार। और इस बीच में बीएससी फाइनल खत्म हो रहा था, और सवाल था अब आगे क्या। तो घर में 3 पत्र आए। एक था रेलवे में कमर्शियल इंस्पेक्टर में सिलेक्शन का, दूसरा था डेज मेडिकल में मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, तो मार्केटिंग सुपरवाइजर का, तीसरा था भारत भवन रंगमंडल भोपाल में खुल रहा है, युवा अभिनेताओं की जरूरत है, आवेदन करें। तो पिताजी ने कहा 2 नौकरी है, एक आवेदन है, कहां जाओगे? मैंने कहा आवेदन। बोले क्यों? मैं नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं कर सकता, दिन में 33 बार सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा भाई वो सब। तो पिताजी ने कहा चलो अच्छा जाओ, तो होगा भी कि नहीं होगा, मैंने कहा देखते ट्राई करके। अब मैं रंगमंडल का इंटरव्यू देने 1982 में आया, जहां मुझे अपने थिएटर फिलोसफर, गाइड, गुरु, अपने रंग पिता बबकार, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया रंगमंडल में। और रंगमंडल की पहली प्रस्तुति चतुर्भाणी, जो कालिदास समारोह में हो रही थी ओपन एयर में, उसमें मुझे मुख्य नायक की भूमिका दी थी पादताड़िकम में, श्यामिलन के भांड में। और वो मेरा प्रोफेशनल रंगमंच में महाकाल की नगरी में महाकाल की कृपा से मंच प्रवेश था। उसके बाद फिर आधे दूरे में अशोक, हैबदन में देवदत्त, उसके बाद अंधायुग में अश्वत्थामा, रोशोमन में तोजोमारू, ये सब रोल मैं करता रहा। और उस समय युवावस्था में स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रिय हो गया था, और लोग मुझे पहचानते थे, मेरे नाटकों को देखकर मेरे से मिलने आते थे। तब मेरे मन में प्रश्न आया कि अगर जीवन ही नाटक को देना है, तो इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, पत्रकार बनने के लिए पत्रकारिता की, डॉक्टरी के लिए डॉक्टर की। तो मैं ऐसे ही रहूंगा तो मैं
मैं अपनी पहचान नहीं खोज पाऊंगा, मुझे आगे और पढ़ाई लिखाई करनी, रिसर्च करना, वो नहीं कर पाऊंगा। जी। क्योंकि रंगमंडल में लगातार प्रदर्शन और फेस्टिवल्स चलते थे और यात्राएं चलती। तो कारण साहब से कहा मैं जाऊं, बोले सवाल ही नहीं उठता। तुम एनएसडी जाओगे, फिर वहां से रेपर्टरी में जाओगे, तो रेपर्टरी में तो अभी से हो, और तुम यहाँ पर 8-10 बड़े नाटकों में मुख्य भूमिकाओं में हो, फिर वही फर्स्ट ईयर में जाओगे। तो मैंने कहा कि बाबा, तो बोले मैं नहीं जाने दूंगा। बोले बाबा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा बाबा। उस साल बाबा सिलेक्शन कमेटी में थे। अच्छा। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए उदाहरण है। वो सिलेक्शन कमेटी में थे, मोहन महेश साहब डायरेक्टर बन के ज्वाइन किए थे, और जाने के एक दिन पहले उन्होंने पता नहीं क्या मैसेज भेजा। जब मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गया तो मोहन महेश साहब से कहा कि आलोक कारंजी की तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है। बोले नहीं, बोले सच में ठीक है? तो मैं रात को मिलकर तो ट्रेन में चढ़ा हूं। तो उन्होंने एक टेलीग्राम दिखाया कि उसमें लिखा था कारंजी ने मैं अस्वस्थ हूं इसलिए नहीं आ पाऊंगा, क्षमा याचना। अब मेरा सिलेक्शन भगवान जा से पहले इंटरव्यू में हो गया। मैं वापस आया तो मैंने कारण जी से पूछा कि आपने वहां बोला कि मैं बीमार हूं, यहाँ तो मुझे आप स्वस्थ दिखे थे। बोले दो कारण थे, दो कारण। तुम्हारा एनएसडी में हो जाएगा और मैं वहां सिलेक्शन कमेटी में रहूंगा तो लोग बोलेंगे कारण से सेलेक्ट करो जी, और मैं वहां बैठा रहा और अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम सोचोगे कि कारण जी ने मुझे रोकने के लिए मेरा सिलेक्शन, इसलिए मैं गया ही नहीं। मैं तो गया ही नहीं, गया नहीं। इतनी दूरदर्शी सोच, दूरदर्शी सोच और दुर्लभ व्यक्तित्व, दुर्लभ व्यक्तित्व। ऐसे मैं रंग ऋषि कहता हूँ, ये रंग अवधूत है वो। वो सिर्फ थिएटर डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर होते तो दूसरों की तरह होते, लेकिन वो तो रंग अवधूत थे। जो पहला सिनेमा किया चोमना डूडी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड पाउंड फेस्टिवल, जहाँ सत्यजीत रे की भी फिल्म थी, उसके बाद सिनेमा छोड़ के वापस है बदन, राशोमन, अंधा योग, इन नाटकों पे, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी, इस पे आए। तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया। मोहन महर्षि ने प्रथम वर्ष में जो नाटक किया इडिपस, ग्रीक नाटक, उसमें उन्होंने मुझे इडिपस की भूमिका दी। सेकंड ईयर में पणेकर साहब आए, उन्होंने किया उरुभंगम, उन्होंने मुझे बलराम की भूमिका दी जी। उसके बाद प्रसन्न आए, उनकी फ्यूजामा में मेन रोल किया साथ में। उसके बाद थर्ड ईयर में जब आए जी, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत किया। अच्छा। और राम गोपाल बजाज साहब के साथ एक नाटक कर रहे थे मैक्सिम गोर्की का लोअर डेप्थ, तलछट जी। उसके शो के लगभग 5 दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु श्रीनगर। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं जाऊंगा और जाके वापस तुरंत आऊंगा। अब कैसे जाऊंगा? उस समय देवदूत बन के आते हैं मेरी जिंदगी में हमारे उस समय के अभिनय शिक्षक राम गोपाल बजाज साहब। उन्होंने अपनी जेब से मेरी टिकट की, एयर टिकट श्रीनगर तक की टिकट जाने की और आने की बुक करवा दी जी। और एक टैक्सी बुक की और बोले इसे रात भर घुमाओ क्योंकि सुबह 6 बजे की फ्लाइट है तो ये रात भर रोएगा जी। तो इसे घुमाओ। जब मैं वापस आया और मैंने वो शो किया जिसमें मैं सातिन कर रहा था और डायलॉग था, लाशें कुछ नहीं सुनती, लाशें कुछ महसूस नहीं करती, लाशें कुछ बोलती नहीं। 24 साल की उम्र में जब मैं ये डायलॉग स्टेज पर खड़ा, अब सर्कुलेशन यूनिट में एनर्जी में बोल रहा था, मुझे आज की याद है, मेरे मन में विचार आया, मैं किसी जगह से बेदखल किया जा सकता हूँ, रंगमंच ने तो मुझे अपना लिया, रंगमंच से मुझे कोई बेदखल नहीं कर सकता। अगर मैं 24 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद भी मंच पे हूं तो ये मंच मुझे कैसे छोड़े? क्योंकि कारण जी ने कहा था शो मस्ट गो, और कारण जी ने अपना वाक्य भी बताया था कि वो अपने पिताजी की 13वीं करने तब तक नहीं गए थे जब तक उनका शो नहीं हो गया। ये सब जीवन में बड़े प्रसंग हैं। अब आजकल तो ऐसा होता है कि कजन ब्रदर की बर्थडे है इसलिए रिहर्सल में 2 घंटे लेट हो गए, या एनिवर्सरी है आज हमारी वाइफ को लेकर खाना खिलाने जाना है तो 7 बजे तक हमारे सीन कर लो फिर हम निकले। तो समय के साथ परिवर्तन आया है हर तरह का, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। तो एनएसडी खत्म हुआ जी। एनएसडी खत्म होने का फिर सवाल था क्या करूं?
हम्म। तो रतन थिया उस समय डायरेक्टर, जी। और मनोहर सिंह थे, बजाज साहब थे। इन्होंने कहा कि, बजाज साहब ने कहा कि आप एनएसडी रेपर्टरी सीधे ए ग्रेड में ज्वाइन। तो मैंने कहा कि मैं एनएसडी रेपर्टरी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं यहाँ जाऊंगा तो बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा। क्योंकि उस समय का कुछ ऐसा माहौल था तत्कालीन, उस समय की बात। तो उन्होंने कहा अच्छी, उसी समय में मेरे को चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने चाणक्य ऑफर किया था सीरियल, और आसमा कैसे कैसे उसमें सदानंद का रोल मुझे जी ऑफर हुआ था, वो मैंने छोड़ा। उसके बाद मणिकौल की फिल्म चांदनी छोड़ी यश चोपड़ा साहब की। उसके बाद मणिकौल की फिल्म बाज बहादुर की कहानी में बाज बहादुर का रोल छोड़ा, और ये सब छोड़कर मैं इसका का शो करने के लिए रंगमंडल की बस में बैठकर बिहार दौरे पर निकला। तो मेरे मन में कभी भी सिनेमा के प्रति इसलिए आग्रह नहीं आया क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपना बेस्ट रंगमंच में दे सकता हूं। मैं कट्स में एक्टिंग करने वाला एक्टर नहीं। मुझे एक रोल दीजिए, स्टार्ट टू फिनिश की जर्नी दीजिए, मैं उसको करूंगा। लेकिन मुझे आप बोलोगे 6 महीने में 15 भाव लेके 16,000 रीटेक दो, मैं बोलूंगा तो फिर यार खुद ही एडिटिंग कर लो यार, मेरे क्या जरूरत। और जिस तरह का सिनेमा हमारे यहाँ बन रहा है कमर्शियल, उसमें मेरे लिए उस समय क्या जगह थी। आज तो मान सकते हैं कि कुछ युवा अच्छे लेखक, फिल्मकार, निर्देशक आए जो कहानी और चरित्रों पे फोकस करते हैं और रियलिस्टिक फिल्में बनाते हैं, लेकिन तब वैसा नहीं था। मेरी उम्र के लड़के को उस समय क्या रोल मिलता है? हीरोइन का बिगड़ा हुआ भाई, या हीरो का वो छोटा भाई जो कॉलेज में पढ़ता है, इस टाइप के कुछ रोल मिलते। और मैं ईडीपस से लेके दुष्यंत और लोअर डेप्थ से लेके ये आपकी हयवदन तक की यात्रा कर चुका एक्टर था। मैं एक तपस्या की भूमि में जाकर तपस्या करना चाहता था, मार्केट और मंडी में बिकने वाली वस्तु बनना नहीं चाहता था। ना हूं ना करूंगा। क्या? और मेरे मन में एक और भी था कि कारण जी ने कहा कि जितने लोग एनएसडी जाते हैं सब बॉम्बे चले जाते। जी। तो मैंने कहा मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं एनएसडी करके बॉम्बे नहीं जाऊंगा, मैं वापस भोपाल आऊंगा। जी। तो बोले भोपाल तू क्यों आएगा दरिद्र कहीं के, किस लिए आएगा, बंगाली क्यों आएगा? तो मैंने कहा मैं भोपाल इसलिए आऊंगा कि मध्य प्रदेश से मेरा सिलेक्शन हुआ है, पर 4 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और 14 ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता था, और आने वाली पीढ़ी है जो अगले साल इंटरव्यू देगी। तो मध्य प्रदेश के रंगकर्मियों को कौन बताएगा कि प्रोफेशनल रंगमंच की ट्रेनिंग क्या होती है, उसका एक मेथड क्या है, उसकी टेक्निक क्या है। क्या हम उनको जिंदगी भर काम से, पैसे से, हर तरह से शौकिया रंग रहना चाहते हैं? हम उनको क्यों प्रोफेशनल नहीं बना सकते? तो बोले बड़ा सपना है, बीवी के कहने के लिए रखने पड़ेंगे। मैंने कहा रख दूंगा बाबा, तो चिढ़ना नहीं, तुम्हारे साथ के एक्टर को बॉम्ब में होंडा सिटी मिल जाएगी, तो चिढ़ना नहीं, जलना नहीं। मैंने कहा बाबा मैं काय को जलूंगा, मैंने खुद चुना है। मैं टेम्पो में बैठ जाऊंगा, लोकल बस में बैठ जाऊंगा, एक लड़के के स्कूटर में बैठ जाऊंगा, मैं तो थिएटर का आदमी हूँ, चाय चाहिए मुझे और चालू हो जाऊंगा, मुझे क्या करना है। जी। और कारण जी ने इसलिए मुझे आशीर्वाद दिया कि उन्हें ऐसा कहा बहुत से लोगों ने होगा, लेकिन निभाया। और बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब मैं पढ़ाने जाने लगा तो वो छुप के मेरी क्लास देखे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या किया आपने? तो बोले नहीं, सामने होता तो तुम पढ़ा नहीं पाते, और छुप के इसलिए देख रहा था कि तुमको स्टूडेंट बहुत पॉपुलर हो एनएसडी में, क्यों इतने पॉपुलर टीचर हो, जानने की इच्छा थी, इसलिए छुप के रोशनदान से देख। बताइए, एक पद्मश्री, एसएन अवार्ड, एनएसडी का डायरेक्टर, स्टूल पे चढ़ के रोशनदान से इस आलोक चटर्जी की क्लास की। किस्मत तो अच्छी है साहब, गुरु बहुत बड़ा। मैंने गुरु को माना है, मैं प्रतिबद्ध हूं अपने काम के प्रति। उसके बाद मैं वापस लौट के रंगमंडल आया, और 89 में 87, 88, 89 मैं अपने बैच में बेस्ट एक्टर रहा जी। वो मेरी मार्कशीट में लिखा बेस्ट एक्टर। आजकल कई लोग लिख रहे हैं कि क्या ये रियल में गोल्ड मेडलिस्ट है? तो मैंने कहा कि भाई गोल्ड मेडलिस्ट का मतलब गोल्ड नहीं होता है, बेस्ट एक्टर ऑफ द बैच होता है। तो तरह तरह की चीजें, मुंडे मुंडे मति भिन्ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो 1990 12 नवंबर मेरे बेटे का दूसरा बर्थडे था। मेरे बेटे का नाम है सनी, घर में, और बाहर है प्रत्युष चैटर्जी, वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर और कोच है। और उसके बर्थडे के दिन मैंने रंगमंडल से रिजाइन किया,
और मैं दोस्त संस्था बनाकर अपना पहला नाटक अलेक्सांद्र आस्तोवस्की का इजी मनी, आमदनी की जगह, उसका मंचन रविमोहन ने किया और तब से ये रंग यात्रा आबाद है। 2011 में जब नाट्य विद्यालय बना, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, और एचओडी एक्टर के पोस्ट पर मैं 7 साल काम किया और 2018 8 अक्टूबर से मुझे सरकार ने यहाँ का निदेशक बनाया है और वर्तमान में यहाँ का निदेशक। ये हमारी रंग यात्रा है थोड़ी बहुत। क्या बात है सर। सर आपकी दृढ़ निश्चितता तो वहां से पता चलती है जब बाबा कारन साहब आपके गुरु ने कहा कि थिएटर कर पाओगे, गहने गिरवी रखने पड़ेंगे, वहीं आपने उनको एक वादा किया कि मैं 25 साल तक तो थिएटर से नहीं हिलूंगा कम से कम। हाँ, मैंने कहा मैं 25 साल तो कहीं नहीं जाना मुझे। हाँ। तो बोले ये तुम बेकार की बात कर रहे हो, नसरुद्दीन शाह चले गए, ओमपुरी चले गए, राज बब्बर चले गए, गिरीश कर्नाड भी चले गए। तो मैंने कहा सर वो इतने बड़े लोग हैं, मैं उनसे अपनी तुलना करने का कौन आदमी होता हूँ। और आपके बैच के आपके मित्र इरफान खान साहब नहीं जाने वाला। जी 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 बिल्कुल सर। तो बाद के वर्षों में जो थोड़ा बहुत सिनेमा का काम, मुझे छोटे मोटे काम करने का अवसर मिला तनुजा चंद्रा जी के साथ, प्रकाश झा साहब के साथ और हंसल मेहता साहब के साथ, वो काम ऐसे हुआ कि मेरे काम की मुझे विधिवत सूचना देके, फ्लाइट की टिकट देके 2 दिन में शूटिंग करके वापस भेज दिया गया, क्योंकि मैंने कहा मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। तो इतना बहुत है सर, रंगमंच करके इतना बहुत है कि आप फिर भी लोग आपको चाहते हैं, जब उस माध्यम में, जिस माध्यम में आप कभी गए नहीं। मैंने कभी टेलीविजन और सिनेमा को अपना कैरियर नहीं बनाया, लेकिन मैं एफटीआई में 8 साल लगातार पढ़ाया हूँ। मैं फाइनल सिलेक्शन कमेटी का मेंबर रहा हूँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में, दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट में, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, हर जगह गया हूं मैं उस माध्यम में जो मेरा माध्यम है ही नहीं। और ये मुझे सिखाया रंगमंच, रंगमंच से सिनेमा को समझा है। मैं सिनेमा करने के लिए रंगमंच को एक सीढ़ी नहीं बनाता। जी सर, अब हम बात करेंगे कुछ अंतरराष्ट्रीय विभूतियों के साथ जो आपने काम किया है, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए। एक्सपीरियंसेस बड़े अलग अलग हैं। दरअसल कारन जी को तो मैं रंग अवधूत कहता हूँ जी। उनके काम करने की स्टाइल बड़ा अलग थी। वो पहले नाटक का म्यूजिक बनाते थे, अच्छा, उसके बाद नाटक की एडिटिंग करवा के फिर विजुअल प्लान करते थे जी। और ये कोई पेपर वर्क नहीं होता था, वो फ्लोर पे आते थे और शुरू इंस्टिंक्ट से चलते और दिमाग में पूरी प्लानिंग होती थी कि शूद्रा करना है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, अकीरा कुरोसावा का रोशमन कर रहा हूं तो कैसे इंटरप्रेट करना है, ये उनको मालूम था। लेकिन हम लोग इतने नए थे कि हम लोगों से उस बोध पे जाके वो बात नहीं कर सकते थे। बाद में मैंने उनसे पूछा आप पहले विजुअल के बाद संगीत क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने कहा कि मैं संगीतकार नहीं हूं आलोक, मैं पहले ऑडियो डिजाइन करता हूं, ऑडियो डिजाइन से मुझे विजुअल डिजाइन करने में मदद मिलती है और ऑडियो विजुअल मीडियम है नाटक, तो विजुअल के साथ साथ ऑडियो का ट्रैक क्लियर रहना चाहिए एज अ डायरेक्टर मेरे दिमाग में, तभी तो मैं प्ले को इंटरप्रिटेट कर पाऊं, तभी तो मैं साउंड से खेल पाऊं, तभी तो इंस्ट्रूमेंट से मैं वो ध्वनियां निकल पाऊंगा जो मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रिएक्शन का काम करे। तब मैंने समझा कि वो सिर्फ एक गाने बनाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, वो हारमोनियम बजाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, ही इज अ रियल डिजाइनर कंपोजर ऑफ म्यूजिक, ही इज अ म्यूजिकोलॉजिस्ट। तो एक उनका साथ का अनुभव था, इतने नाटक किए। बंसी कौल साहब के साथ अनुभव था, बहुत युवावस्था में उन्होंने मुझे अश्वत्थामा की भूमिका दी थी और उसको दिल्ली रिकॉर्डर ने उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में शामिल किया था, उस रोल को अश्वत्थामा के, और उसने मुझे बड़ी पॉपुलरिटी दी। बंसी कौल साहब ने उसको छाऊ स्टाइल में कंपोज किया था, कुछ मूवमेंट अश्वत्थामा के, और कॉस्ट्यूम और वेशभूषा जो है कुछ ट्राइबल लुक की थी वो, और एक विशाल गोलाकार वृत्त था मंच पर और एक हानामिची जैसा था, लंबा रैंप नीचे उतरता हुआ, उस पे एक सोलो लाइट में एंट्री होती है। जो डिजाइनर डायरेक्टर की दृष्टि होती है, एक पेंटिंग की तरह चीजों को विजुअलाइज करने की दृष्टि होती है, वो बंसी कौल साहब के निर्देशन में मैंने देखी। राम गोपाल बजाज साहब की जो प्रस्तुति प्रक्रिया है वो काव्यात्मक है, वो बहुत ज्यादा जीवन में भी गद्यात्मक नहीं होते, वो संकेतात्मक होते हैं, व्यंजनार्थ होते हैं और अभिप्रायार्थ होते हैं। तो आपको उसको समझना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। जैसे वो बोलते हैं कि द डांस ऑफ फील्स,
You should play with your feet like a dance of the floor in a realistic play, in a realistic play. समझा कि बजाज साहब क्या कहना चाहते हैं कि कविता की और श्रुति की एक लंबी परंपरा लेके आता है वो आदमी जो असाध्य वीणा अज्ञे की कविता का स्वस्वर पाठ करता है, वो आदमी पोएटिक इंटरप्रिटेशन। अब रॉबिन दास साहब है, रॉबिन दास साहब तो हम लोग युवा थे तो हम लोग उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रे करते थे, हमारे बैचमेट भी और सीनियर्स भी, क्योंकि वो हम लोग के बीच में ही रहते थे, जैकेट पहन के फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, चाय पीते थे, और जियानी, काफका और ये जो है स्टेला एडलर, इन सब की एक्टिंग प्रोसेस, एक्सरसाइज, इन सब पर बातें करते थे और कई बार चाय की दुकानों पे करवाते थे। तो जब उनके साथ जैनवी का प्ले फाइटिंग कॉक किया तो पता चला कि वो इतने ज्यादा प्रयोगशील है, इतने ज्यादा आग्रहशील है। आईफेक्स में शो चल रहा है और उन्होंने नाटक के बीच में आके कहा कि इंटरवल के बाद बीच का सेट रिमूव कर दे। हम लोग ने कर तो दिया, शो के बाद हमने पूछा रॉबिन दा ये क्या है? बोले यार मैं बाहर से नाटक को देख रहा हूं, मुझे लग रहा है जनरल की जिंदगी एक एक करके खंड खंड करके टूट गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर तक उसका घर उतना ही रियलिस्टिक बॉक्स है, इसलिए बीच का हिस्सा उड़ा दिया। अब ये रॉबिन दा के साथ काम करने के लिए आपको इंटेलेक्ट और तैयारी चाहिए, क्योंकि वो ऑन ड्यूरिंग द शो वो डिमांड कर सकता है कि ये डायलॉग बदल दो, वो काट दो, और ये जो एंट्री यहां से नहीं होगी तुम वहां से लाओ, क्योंकि वो एक प्रयोग धर्मी, निरंतर प्रयोग धर्मी रॉबिन दा। बैरी जॉन उनके साथ हमारे दो कश्तियों का सवाल किया था। एक अभिनेता के तौर पर कितना मुश्किल हो जाता है उस चीज को तुरंत जज्ब करना और उसके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को मोल्ड करना और डिलीवर करना। ऐसे में इसकी भी दो प्रतिक्रियाएं होंगी। मेरे को तो विद्यार्थी रहते हुए भी कभी उनके साथ काम करने में कोई असहजता नहीं हुई, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक्टिंग एक घटना है जी। घटना के बीच में बहुत कुछ घट सकता है, ऐसा भी जो शायद आपने पहले से प्लान नहीं किया। वो ऑडियंस रिएक्शन से भी हो सकता है, लाइट जाने से भी हो सकता है, सेट के गिर जाने से भी हो सकता है जी। अब वो अपना शो खराब करेगा नहीं, शो अच्छे से ही करेगा वो। ऐसे में अगर डायरेक्टर चाह रहा है कोई चेंज, तो उसी डायरेक्टर का तो इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन है वो जिसमें वो काम कर रहा है। तो एक नाविक की तरह अपने कप्तान की बात को मानना चाहिए और जहाज को सही दिशा में ले जाना चाहिए। कुछ अभिनेता ऐसे थे और होते हैं जो बोलते हैं अरे भैया देखो यार सब कुछ पहले से प्लान कर ये इन टाइम के चेंज में जो है ना ये हमसे तो वो होता है। और दोनों शैलियों में महान अभिनेता आपको मिले। नसीरुद्दीन शाह बहुत मेथड एक्टिंग में जाते हैं। अच्छा। ओमपुरी साहब जो थे वो सेट पे हंसी मजाक करते करते अचानक एक संजीदा शॉट देते। अच्छा। पंकज कपूर साहब है, वो पूरी तैयारी, आचरण, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज उसके साथ सेट पर आते हैं कैरेक्टर को धारण में। तो सबकी अपनी अपने तरीके हैं और जो जिस तरीके में सर्वश्रेष्ठ है वो सर्वश्रेष्ठ। तो सब बड़े हैं, सबने अच्छा काम किया और सबने साबित करके बताया है कि अच्छा काम करने का भी कोई एक ही तरीका नहीं, अच्छा काम करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। कोई गा के रोल को इतना अच्छा कर सकता है कि लोग तालियां बजाए, कोई आंखों में आंसू लाके दर्शकों की आंखों में आंसू ले आता है वो तालियां ले आता है, कोई खुद हंसता नहीं पर दर्शकों के पेट में हंसते हंसते दर्द होने लगता है वो तालियां ले जाता है। तालियां लेने के भी तरह हैं और कई बार ये होता है कि बहुत बोर परफॉर्मेंस होता है और अचानक शूटिंग के तौर पर मतलब चलो खत्म करो तो वो भी तालियां हैं। तो एक्टर होने के नाते मेरा ये मानना है एक्टर को हर शैली का प्रशिक्षण लेना चाहिए। जी। अच्छा सर, अभी उसके बाद वो 5-7 साल बाद खुद चुने कि उसके लिए जीवन में कौन सा जोनर है। जैसे मैंने कान्हा जी के साथ म्यूजिकल शुरू किया ना जी। लेकिन मेरा टीचिंग का और डायरेक्शन का और प्ले करने का और एक्टिंग का जोन एक ही है, रियलिस्टिक मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट जी। बिल्कुल। तो हर गुरु चाहता है कि उसका नक्काल ना बने शिष्य। अगर मैं कान्हा जी की तरह कुर्ते पहन के दाढ़ी पहन के वैसे गाने बना के गाने लगूं तो आपको लगेगा कि डुप्लीकेट आदमी कार्बन कॉपी घूम रहा है एक बड़े आदमी का। वो नहीं करना है। गुरु हमेशा चाहता है शिष्य अपनी समझ से एक नया पथ बनाए अपनी समझ। तो कान्हा जी ने कहा मुझसे बात, तूने मेरे साथ घासीराम किया, हवदन किया, तुमने रियलिस्टिक एक्टिंग कहां से सीखी? अच्छा। मैंने कहा बाबा आपसे। तो झूठ बोलता,
बोलते नहीं बाबा, झूठ नहीं बोलता हूँ। जब आप हरभजन कर रहे थे, मैं देवदत्त कर रहा था, तो आप कई बार कपिल का रोल करते थे दूसरे एक्टर के लिए, और पीछे से आवाज देते थे देवदत्त, और फिर उसका 4 बार टक 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 टक, जैसे कोई दौड़ रहा हो, और कपिल की एंट्री मंच पर दिखता था। तो मैंने कहा वो जो आप आवाज देते थे और वो जो साउंड आता था, उसी में मुझे रियलिज्म ऑफ पॉज दिखा। फिर वो नहीं बोले कुछ, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक चीजें विदेशी हैं, हमारे भारतीय संस्कृति रंगमंच की है ही नहीं। मैं कहा नहीं है बाबा, पर आज जो थिएटर हो रहा है उसमें रियलिस्टिक थिएटर भी बहुत से प्रकार के थिएटर में एक प्रकार है। तो मुझे वो ज्यादा कंफर्ट जोन लग रहा है, ऑल्दो मैंने माँ से भी संगीत सीखा है और आपसे भी संगीत सीखा है, और मुझे घाशीराम कोतवाल करने में और अंधायुक करने में और सैया भाई कोतवाल करने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन मेरी एक जो प्राथमिकता है वो ये है। तो इस तरह से रहा। फिर दोस्त संस्था की तरफ से हमने नाटक किए, तो पहला नाटक करें तो संगीत नाटक अकादमी का यंग डायरेक्टर्स स्कीम में मिला। सोचा कि क्या किया जाए, सबने कहा कोई बंगाली नाटक कर दो, किसी अनुवाद करके, किसी ने कहा बुंदेलखंडी कर दो। मैंने कहा ये नहीं करूंगा, जो मैंने नहीं किया वही करूंगा। तो मैंने ध्रुव स्वामी उठाया। अच्छा। और वो ध्रुव स्वामी को उस वर्ष संगीत नाटक अकादमी के रेज्यूम फेस्टिवल में वो गया, और जोधपुर में बहुत उसकी तारीफ हुई, और बाद में संगीत नाटक अकादमी में उसके 5 और स्पॉन्सर्ड शोज दिए। उसके बाद मैंने राजा किया टैगोर का, उसके बाद तीसरा किया गिरीश कर्नाड जी का रक्त कल्याण, उसके बाद मैंने एसएमई की स्कीम पे प्ले नहीं किए, मैं दूसरे तरह का काम करने लगा। फिर मैंने मिनिस्ट्री से एक अनुदान लेके कपाल कुंडला और आनंद मठ ये किया था। उसके बाद में परसाई की कहानियां, ब्रेख्त के नाटक, शरद जोशी के नाटक, मोहन राकेश के नाटक, विजय तेंदुलकर के नाटक, सोफोक्लिस के नाटक, सभी अपनी संस्था में करता रहे। तो रंगमंच एक जैसा लोकतांत्रिक। आप अभिनेताओं की बात कर रहे थे, आपने नसीर साहब को बताया, ओमपुरी साहब को बताया, इन सभी को बताया। आपके बैचमेट रहे हैं, आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहे हैं इरफान खान साहब। हमारे बैच में दरअसल ज्यादातर लोग पहले अच्छा थिएटर करके आए जी। हमारे बैच में इरफान जो है जयपुर में जो थिएटर करके आए थे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पहले के पास आउट हुए जी। और भारती जो है वो करीब 8-10 देश बाहर एज डांसर जा चुकी थी भारतीय कला केंद्र के साथ, उसके बाद एनएसडी आई जी जी। सुमति नीनासम ड्रामा केंद्र से आई थी, नीता वशिष्ठ चंडीगढ़ से एमए करके आई थी जी। मैं 3 साल रंगमंडल में रहने के बाद गया था जी। हमारे क्लासमेट बशीर जो है वो अंग्रेजी के लेक्चरर थे श्रीनगर में, और वहां से डेपुटेशन पर आए थे। और मॉरिशस से 2 साथी आए थे, वो भी डेपुटेशन पर आए थे, जूनियर कल्चरल ऑफिसर थे। बांग्लादेश से थे, वो लेदर टेक्नोलॉजिस्ट थे, उसकी जॉब छोड़ के आए थे। और सुनील थे नेपाल पोखरेल, नेपाल से सुनील पोखरेल, तो वो भी छोड़ के आए थे नौकरी वोकरी और काम करके। ये सब लोग अच्छा थिएटर करने का अनुभव लेके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आए। तो इरफान ने इंटरव्यू में ही कहा था कि मैं सिनेमा से ज्यादा कमिटमेंट महसूस करता हूँ, रंगमंच से नहीं, और मैं भविष्य में पता नहीं रंगमंच करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिनेमा का बड़ा एक्टर बनना चाहता हूँ। तुमसे पूछा गया तो फिर आप नेशनल स्कूल ड्रामा क्यों आए? तो उसने कहा क्योंकि इस समय नेशनल स्कूल ड्रामा में ही एक्टिंग का कोर्स है, एफटीआई में एक्टिंग का कोर्स बंद है। वो 2014 में फिर रिज्यूम हुआ, तो 79 में बंद हो गया। तो एक्टर अच्छा था, एक आग्रह था, ईमानदारी थी, उसका सिलेक्शन। मेरे से पूछा गया 3 साल आप रेबोरेटरी में काम करके यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के बाद फिर शायद किसी रेबोरेटरी में जाएंगे, हम आपकी जगह किसी प्रेशर को क्यों ना दें? आप तो ऑलरेडी 5,000 रुपए वहां कमा रहे हैं, पर 400 रुपए की स्कॉलरशिप में आके क्या करें? तो मैंने कहा यही तो मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थी होने का सबूत है सर। दूसरे लोग 400 रुपए स्कॉलरशिप पाएंगे, मैं तो 4,600 रुपए पर मंथ का नुकसान सह के आ रहा हूँ सर। जी। मेरे से बड़ा विद्यार्थी कहाँ मिलेगा आपको? दूसरी बात, मुझे तो थिएटर ही करना है, तो मेरे पास एनएसडी का एक सर्टिफिकेट रहेगा, तो मेरे पास एक संबल रहेगा, सामर्थ्य रहेगा, मुझे शक्ति मिलेगी। हम दोनों का सिलेक्शन इसी बेस पे हुआ। फिर इरफान के साथ हमारी बहुत अच्छी मित्रता थी, हम लोग 4-5 लोग जो साथ के थे। इरफान शुरू से एक अंतर्मुखी कलाकार भी, व्यक्ति भी, अच्छा, और कम बोलने वाले लेकिन स्पष्ट, बहुत ज्यादा एक्टिंग के बारे में सोचते थे, रियलिस्टिक एक्टिंग के बारे में।
और हर टीचर से, मोहन महेश जी से, बैचमेट से, हमारे सीनियर के एक साल पीयूष मिश्रा जी, उनसे, भैया रियलिस्टिक एक्टिंग ये है वो है, साइकोलॉजी को कैसे प्ले करते हैं। वो बहुत उलझता था एक्टिंग मुझे। और एक्टिंग के प्रति इतनी ईमानदारी वाला आग्रह मैंने अपने बैचमेट्स में, अन्य लोगों में भी देखा, लेकिन इरफान में ये विशिष्ट ही था। बल्कि वो एक हद तक थोड़े अड़ियल भी थे कि मैं स्टाइलाइज एक्टिंग ना पसंद है ना करूं। अच्छा। तो विद्यार्थी है तब तो करना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर में जब उरुभंगम हुआ और उनको धृतराष्ट्र का रोल दिया गया, वो बड़े परेशान हो गए, हॉस्टल परेशान। क्या हुआ यार इरफान? बोले यार वही अंधे बन के कथकली का मूवमेंट करती हुई स्टेज पे जाओ यार, मेरे से नहीं होता भाई यार, ये सब दुर्योधन कहाँ हो, ये मेरे से नहीं होता भाई, मैं कोई आदमी नहीं। उसने बहुत छोड़ने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर ने उसको पकड़े रखा है, ही डिड ब्यूटीफुल। अच्छा। सेम इन शाकुंतल, उनको आचार्य कणों का रोल मिल गया। अब मैं दुष्यंत कर रहा था, अब फिर वही यार आलोक यार, ये यार कणों का रोल क्या करूंगा यार, दाढ़ी लगा के वही आशीर्वाद वगैरह देना है, मेरे एक्टिंग करना है यार मुझे। पर वो तुम भी साथ जो डायरेक्टर थे, उन्हें कन्विंस किया कि नट संकीर्तन शैली में है और अलग तरह से है, तो उन्होंने उसको किया भी। वो ये नहीं कि रोल को प्रति नापसंदगी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक व्यक्तिगत आग्रह होता है ना, वो शुरू से रियलिस्टिक एक्टिंग। और फिर उन्होंने फ्यूजियामा में हमारे साथ एक्टिंग किया, रियलिस्टिक प्ले में, तलघर में किया हमारे साथ उन्होंने रियलिस्टिक में, और डिप्लोमा प्रोडक्शन में हम लोग एक्वर्स, पीटर शेफर्ड का नाटक है जिसमें वो एलन करते थे और मैं डॉक्टर डाइजर्ट करता था। हम लोग ने रियलिस्टिक एक्टिंग को पूरा पीने की कोशिश की। हम लोग सर्कुलेशन यूनिट में जाकर 2-2.5 महीने रहने लगे, हॉस्टल छोड़ दिया था। हम लोग कॉस्ट्यूम ही पहनकर सोते थे, और बाहर बाथरूम था, वहां फ्रेश हो जाते थे, नहा लेते थे, और वहीं बाहर मेस था, मेस में खाना खा के वापस सर्कुलेशन में पहुंच जाते। हम ऐसे माहौल और परिवर्तन में रहते थे, बाकी लोग जब आएंगे हम उस माहौल को जीने की कोशिश। तो इरफान उस तरह के एक्टर थे, और सिनेमा में और टेलीविजन में उन्होंने अपने अभिनय कला से एक नई छाप छोड़ी। उन्होंने कमर्शियल दौर में जाकर बताया संजीदा अभिनय क्या होता है। 73, 74, 75 के दौर में ये काम आदरणीय नसीरुद्दीन शाह ने किया था, लेकिन 90 के दशक के बाद का वो दौर इरफान ने, और बाद के फिर एक्टर भी उसी राह पे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी रियलिस्टिक एक्टिंग में उसी राह पे, रियलिस्टिक एक्टर, नेचुरल एक्टर। जी जी जी। कितना मुश्किल होता है और कितना इस बात का भय होता है कि हम रियलिस्टिक एक्टिंग करेंगे और अंडर प्ले करेंगे तो इस चीज का शिकार ना हो जाए कि इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती और इसके तो बॉडी मूवमेंट ही नहीं आते। इस तरीके की जो पर्टिकुलर थिएटर का एक वो जो बना आ रहा है ना कि थिएटर का मतलब कि लंबे लंबे हाथ पैर उठाना, लाउड बोलना, लंबे लंबे बॉडी मूवमेंट करना, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में लाउड या अंडरटोन कुछ नहीं होता जी, अगर कन्विंसिंग है तो दोनों जस्टिफाई है। अच्छा, कन्विंसिंग नहीं है तो कुछ भी जस्टिफाई। ऑडियंस के लिए कन्विंसिंग है। जी, पहली बात तो ये है कि लाउड एक्टिंग क्या है। लाउड एक्टिंग मतलब जोर जोर से बोलना ही नहीं होता। लाउड एक्टिंग मतलब आप भावना या इमोशन या साइकोलॉजी को महसूस नहीं कर पा रहे, तो जोर जोर से चिल्ला के डायलॉग बोलने में विश्वास रखते। जैसे जीवन में जब तर्क नहीं होता तो चिल्ला कर गालियां बकने लगते हैं, बड़ा कंफ्यूजन है। वैसे अगर एक एक्टर अपने रोल को लेके बैठा है तो वो कुडियाट्टम शैली में कथकली के मूवमेंट का प्रयोग करते हुए बलराम भी उतना ही अच्छा कर सकता है, और रियलिस्टिक एक्टिंग में डॉक्टर डाइजर्ट या सातिन जैसा दार्शनिक का रोल लोडा भी उतना ही अच्छे से कर सकता है। और वो हैवदन में भी देवदत्त का रिदम में चलते हुए संस्कृत श्लोक बोलते हुए रोल अच्छे से कर सकता है। दरअसल वो अभिनेता है या नहीं। दूसरी बात, यथार्थवादी अभिनय करना मामूली बात तो है नहीं। उसके लिए आपको एक निष्णात निर्देशक चाहिए, आपको एक अच्छा एक्टिंग टीचर चाहिए जो आपको एज एन एक्टर उन दुश्वारियों से मुक्ति दिलाए जो रोल करते समय इंट्रीग्स होते हैं, उलझाव होते हैं, उनसे कैसे निकालेगा गाइडलाइन देके। एक अच्छा टीचर और डायरेक्टर ही कर पाएगा, और जिसके पास उसका अनुभव होगा वो कर पाएगा। तो रियलिस्टिक एक्टिंग और मेथड एक्टिंग की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उनसे गुजारा जाना आवश्यक होता है। कुछ इम्प्रोवाइजेशंस रियलिस्टिक एक्टिंग की पक्का है जो करनी ही पड़ेंगी आपको, उनसे गुजरो, तब पता चलता है होगा इससे या नहीं। उस आधार पे कास्टिंग होती
इसलिए एनएसडी में भी रियलिस्टिक नाटक थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर करवाते हैं, फर्स्ट ईयर में थोड़ी करवाते हैं। बेरी जॉन सर के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे और वो विषय किसी और तरफ शांतर हो गया, तो उसको बेरी जॉन दरअसल बहुत ही अनुशासित और प्री प्लान्ड डायरेक्टर। जी, मैंने जब उनके साथ प्ले किया सर्वेंट ऑफ द टू मास्टर्स कार्लो गोल्डोनी का भारदोन में, तो पहले दिन जब वो रीडिंग करने आए थे तो उनके पास मंच का डिजाइन, प्रॉपर्टी का डिजाइन, उसका साइज क्या होगा और कॉस्ट्यूम और मेकअप के क्या आधारभूत रचना है, ये ऑन पेपर था पहली रीडिंग के पहले। जी, वो इतना प्रोफेशनल डायरेक्टर। दूसरी बात, और वो अभिनेता के अंदर से निकलवाने वाले निर्देशक हैं, ना कि अपनी चीज आरोपित करने वाले निर्देशक। मैंने उनसे एक बार पूछा था मेरी स्पीच कैसी लगी आपको, तो बोला आई डोंट नो, यू आर एन एक्टर, यू मस्ट। मैंने कहा दिस इज राइट और रॉन्ग, बोला आई डोंट नो, यू आर एन एक्टर, यू आर डूइंग इट, यू मस्ट। जी, तो आपके अंदर से निकलवाएंगे, वो नहीं कि ये हाथ पकड़ा उधर देखो डायलॉग बोलो, उस तरह का पपेट बनाने वाला डायरेक्टर नहीं है वो तो साइकोलॉजिकली खोदने वाला एक्टर है। एक्टर पहले दिन जो कपड़े पहनता है वहां से शुरू करते हैं वो कि यू आर अ डिप्रेस्ड पर्सन, यू आर वियरिंग अ रस्टिक कलर, डीप ब्राउन और एश कलर, सो यू आर साइकोलॉजिकली अ वेरी नॉट क्लियर पर्सन। वहां से वो एक्टर का भी साइकोलॉजिकल अनुसंधान करना शुरू कर देते थे। तो बेरी जॉन एक बहुत अभिनय समझने वाले, खुद एक बेहतरीन अभिनेता और एक बहुत अच्छे निर्देशक, जो बाहर से ब्रिटेन से आए और भारत में ऐसे रचे बसे कि भारत के ही होके रहे। बहुत अच्छा काम। अच्छा सर, अब आपके बारे में जानना चाहें तो आपने ये शुरू से तय कर लिया था कि मुझे रंगमंच में ही भविष्य देखना है। अब सवाल है कि आर्थिक रूप से सबल कैसे हुआ जाए, तो उसके लिए आपने क्या किया? आर्थिक रूप से सबल होने के लिए मैंने आज तक कुछ, अच्छा, मैं जो स्थिति होती है करता हूँ। मेरी कोई एफडी नहीं है, मेरी कोई जमीन नहीं है, मेरे नाम पे कोई बंगला फार्म हाउस नहीं है, मेरे नाम पे कोई जेवर नहीं है। मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, अपने परिवार पे खर्च करता हूँ, जिस दिन महाकाल बुलाएगा चला जाऊंगा। तो उसमें पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस तरफ से जानना चाह रहा था कि जो आए रास्ते में, मैंने कहा कि बीवी के गहने गिरवी रखने पड़े, बच्चा छोटा था, कई बार उसकी फीस ठीक से नहीं दे पाते थे टाइम पे, दूध वाले का पैसा 4-4 महीने में दे पाते थे, पेपर वाले का पैसा, पर सबने जीवन में साथ दिया। सबसे बड़ा ईश्वर, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद। वो संघर्ष का समय ऐसे निकल गया, उसके लिए मैं अपनी पत्नी शोभा का, अपने बेटे प्रत्युष का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझसे कभी एक पाउडर या एक चॉकलेट की मांग नहीं की, जो मेरे जीवन के हर संघर्ष में मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। हम एक टीम है। अगर ये लोग नहीं होते तो आज आप आलोक चटर्जी से बात नहीं करते। आज तो आर्थिक पक्ष की बात रंगमंच पे बिल्कुल। अच्छा, आज तो सवाल ये है कि आप रंगमंच में रुकना चाहते हैं या नहीं। देखिए, स्कूल लेवल पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप, अगर आप ग्रुप थिएटर करते हैं और ठीक थिएटर करते हैं, अच्छा थिएटर करते हैं, तो आपके पास संगीत नाटक अकादमी की जूनियर स्कॉलरशिप है, सीनियर स्कॉलरशिप है, आगे जाकर मिनिस्ट्री की जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप है, प्रोडक्शन ग्रांट है, सैलरी ग्रांट है, फेस्टिवल ग्रांट है, लाइब्रेरी ग्रांट है, बिल्डिंग ग्रांट है, इक्विपमेंट ग्रांट है। हमने तो जब रंगमंच शुरू किया था तो सब था ही नहीं, एनएसडी के वर्कशॉप तक नहीं, तो हम लोग सरवाइव कर गए। और आज जब ये सब है और इसके साथ थोड़ा बहुत लोकल नेट का काम, टीवी का काम, थोड़ा बहुत लोकल टीवी का काम, ये सब भी है, तब आदमी बोले कि मैं रंगमंच में भूखे मर रहा हूं, बहुत अधिक विश्वसनीय, या तो शायद काम स्तरीय। सर, नवोदित रंगकर्मियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग आना चाह रहे हैं? रंगमंच को कभी ग्लैमर समझ के मत आइए, रंगमंच को ये समझ के मत आइए कि पढ़ाई लिखाई से छुटकारा मिल जाएगा। मैं आज भी पढ़ रहा हूँ जी आज भी पढ़ रहा हूँ जी। तीसरी बात, अगर आपके अंदर रंगमंच करने की इच्छा है तो ही आप आइए, किसी के कहने पर मत आइए जी, और ना किसी के कहने पर रंगमंच से जाइए। ये चॉइस आपकी है, ये जिंदगी आपकी। रंगमंच में आप एमए कर सकते हैं, रंगमंच में आप पीएचडी कर सकते हैं, रंगमंच में आप किताब लिख सकते हैं। आपके पास बहुत से रास्ते हैं जिससे आप अपनी आजीविका भी
इसी क्षेत्र से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उतना संयम रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मेरे पास अपने बेटे के दूध के पैसे नहीं होते थे, पेपर वाले के लिए 4 महीने पैसे, और सबने मुझे निस्वार्थ भाव से उधार दिया, कहा कि आप कलाकार हैं, हमें मालूम है, पैसे खा के भागेंगे, जब होगा दे। और फिर वो दिन भी आया कि एक दिन अचानक 50,000 60,000 रुपए मुझे को 1995 में मिल गए थिएटर से। तो उस पैसे से मैंने टीवी खरीदा, माइक्रो ओवन खरीदा, टेलीफोन लगवाया, कैमरा खरीदा, घर की अलमारी खरीदी, घर की फ्रिज खरीदा। एक दिन में मैं गया और 4 घंटे में खरीद के ले आया। ये भी रंगमंच का ही पैसा था। घबराइए, हिम्मत है मर्दा, मदद खुदा। सिनेमा का अभिनय और रंगमंच का अभिनय, इनमें क्या मूल अंतर है? रंगमंच का अभिनय एक जीवंत माध्यम है, लाइव शो है, विदाउट कट और एडिटिंग का है, रिकॉर्डिंग। सिनेमा और टेलीविजन मशीन का माध्यम है, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का माध्यम है, और वहां अभिनेता से ज्यादा एडिटर, डीओपी और डायरेक्टर तय कर देगा कि एक्टर को कितना जगह स्पेस देना है। लेकिन अगर आप मंच के अभिनेता हैं और कालिदास के नाटक या मोहन राकेश के नाटक में काम कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि मेरा रोल ये है और ये रोल पे डायलॉग। एडिटिंग रिहर्सल के बीच में ही पहले हो चुकी होगी, शो में नहीं होगी। यहाँ तो फिल्म शूट हो जाने के बाद एडिटिंग होती है, टेलीविजन रिकॉर्ड होने के बाद एडिट होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल अनएडिटेड लाइव शो है, विदाउट एनी अनकट, विदाउट एनी कट। दूसरी बात, जब रंगमंच जिंदा आदमियों से, जिंदा आदमी से आंखों में आंखें बात करने का एक जीवंत माध्यम है, तो ये हमेशा जिंदा रहेगा। और यही कारण है कि सिनेमा आया था तो लोगों ने कहा था थिएटर खत्म होगा, नहीं हुआ। एप्टा के लोग चले गए, लोगों ने कहा थिएटर खत्म, नहीं हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लोग टेलीविजन और सिनेमा में चले गए, लोगों ने कहा खत्म, थिएटर खत्म नहीं हुआ। थिएटर आदमी की जरूरत है सांस लेने के समान, सांस को कैसे रोको? सर, आपके साथ ये पूरी बातचीत बहुत ही रोचक और प्रेरक रही है। अब हम अंत में जानना चाहेंगे कि जो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की ये पहल है रंग समागम, इसके बारे में आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही अच्छी पहल है रंग समागम, और इसके द्वारा हमको अपनी जीवन यात्रा के साथ साथ अपने रंग विचार और समस्या और अनुभव सबसे शेयर करने का मौका मिल रहा है। एक तरह से बायोपिक जैसा काम हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग अपनी खुद से बात करें तो बहुत प्रदर्शनकारी, भद्दा और बेहुदा लगेगा, लेकिन चूंकि ये आप लोग के आमंत्रण पर हो रहा है, इसलिए हम लोग खुल के बात कर लेते हैं। तो इसके लिए रंग समागम का, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश राज्य शासन और आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, और आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि मुझे अवसर